नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। द मोदी क्वेश्चन बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई यूनिवर्सिटीज में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। एक और जहां अलग अलग कॉलेज के वामपंथी छात्र नेता इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को रोकने की कोशिश करने से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी ओर एबीवीपी के कार्यकर्ता इसे बेवजह भ्रम फैलाने की साजिश करार देते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आखिर क्यों बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है और क्यों बार बार बीबीसी का नाम ही भारत में कंट्रोवर्सीज को लेकर अक्सर सामने आता रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं थम रहा विवाद। नॉर्थ से साउथ तक की यूनिवर्सिटी में बवाल। अलग अलग कैंपस में आमने सामने आए छात्र। जेएनयू कैंपस से लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक उठ रही आवाज। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एसएफआई ने रखी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी कश्मीर फाइल्स दिखाकर दिया जवाब। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली से हैदराबाद तक की यूनिवर्सिटीज में लगातार विवाद जारी है। एक और जहां दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में लेफ्ट विंग के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर भी एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एसएफआई ने जहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी है, तो वहीं एबीवीपी ने भी कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाकर अपना विरोध जताया, जिसके बाद से ही विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह पर प्रदर्शन और हंगामे के रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार और बीबीसी की तकरार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार बीबीसी और भारत से जुड़े इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं, जिन्हें ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि भारत में इसके पहले कब कब बीबीसी और भारत सरकार की तकरार सामने आई है। जब इंदिरा ने बीबीसी को किया था बैन, 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन किया था। भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश करने पर दरअसल इसे बैन किया गया था। 1970 में फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बीबीसी पर दिखाई गई थी, जिसके बाद दिल्ली स्थित बीबीसी का दफ्तर 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। 1970 में लुइस मेले की 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया का प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। इस प्रसारण के बाद ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी की तीखी आलोचना भी की थी। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इस फिल्मांकन को पूर्वाग्रह से ग्रसित और गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था, जिसके बाद बीबीसी को भारत से 2 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसके अलावा 2008 में बीबीसी पर फेक स्टोरी दिखाने का आरोप भी लगा। दरअसल जून 2008 में भारत सरकार और बीबीसी के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति सामने आई। एक पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया गया था, जिसमें एक बच्चे को एक वर्कशॉप में काम करते हुए दिखाए गए थे। इस फुटेज पर काफी हंगामा हुआ और बीबीसी पर बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे, जिसके बाद बीबीसी की स्टोरी ही फर्जी निकली थी। इसके बाद आपको बताएं कि निर्भया गैंग रेप के दोषी की डॉक्यूमेंट्री पर भी जमकर बवाल हुआ था, जिसके बाद इस पर रोक लगाई गई थी। मार्च 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया। इस वृत्तचित्र में दिल्ली के निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया जा रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री के इंटरनेट प्रसारण पर भी सरकार ने रोक लगाई थी। इसके अलावा 2017 में फिर बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया गया। जब 2017 में ऐसी नौबत आई थी जब बीबीसी को 5 साल के लिए बैन किया गया था।
दरअसल भारत के नेशनल उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में शूटिंग करने से 5 साल के लिए भारत सरकार ने भारत की छवि को गहरा धक्का पहुंचाने पर बैन लगाया था। बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से बैन तो हालांकि लगाया गया था, लेकिन ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं था जब बीबीसी और भारत सरकार के बीच इस तरह की कोई तल्खियां सामने आई हों। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट्री का ये नया विवाद आखिर क्या आकार भारत में लेगा, क्या रुख अब साफ तौर पर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। तो लगातार बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री साफ तौर पर गुजरात दंगों को लेकर बनी थी, इसको लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से विवाद की तस्वीरें सामने आई हों। अक्सर इसके पहले भी कई बार सरकार से यानी कि भारत सरकार से बीबीसी की तकरार की जो है तस्वीरें बार बार सामने आती रही हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरीके से लगातार आपको बताएं कि जेएनयू का विवाद हैदराबाद तक पहुंच गया, वहां पर भी किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ये हम सब ने देखा। लेकिन आपको बताएं कि जब इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर बैन लगाया था, वो दरअसल आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भारत सरकार ने इस फिल्मांकन को पूर्वाग्रह से ग्रसित और गलत रूप से पेश करने का करार दिया था। दरअसल एक फिल्म जो है वो बीबीसी की ओर से जो है प्रदर्शित की गई थी, चलाई गई थी, जिसके बाद साफ तौर पर इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर बैन लगा दिया था। और 2008 में बीबीसी पर फेक स्टोरी दिखाने पर बवाल मचा था। जून 2008 में भारत ने बताया आपको कि इस पर बैन लगाया था। एक पैनोरमा शो के नाम से दरअसल फुटेज दिखाया गया था, जिसमें एक बच्चे को वर्कशॉप पर काम करते हुए दिखाया गया था। उस फुटेज पर काफी हंगामा हुआ था। बीबीसी पर बाल श्रम को बढ़ावा देने का दरअसल आरोप लगाया था, जिसके बाद बीबीसी की स्टोरी जो थी वो फर्जी थी। इसके अलावा आपको बताएं कि मार्च 2015 में साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था, क्योंकि निर्भया गैंगरेप के दोषियों की डॉक्यूमेंट्री पर दरअसल रोक लगा दी गई थी। ये दरअसल साफ तौर पर एक्शन बीबीसी के खिलाफ किया गया था। और इसी को लेकर आपको बताएं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके के बवाल बीबीसी को लेकर सामने आए हो, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सामने आए हो। इसके पहले भी कई बार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। और एक बार फिर से अब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू से लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक बवाल मचा हुआ है। चलिए, जिस तरीके से लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ, इसी को लेकर हालांकि पिछले दिनों हमने किरण रिजिजू का भी बयान साफ तौर पर देखा था, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए साफ तौर पर ये कहा था कि कुछ लोग बीबीसी को एसटी से ऊपर मानते हैं। दरअसल ये बयान साफ तौर पर दिया गया था। आपको बताएं विवादित डॉक्यूमेंट्री पर किरण रिजिजू का भी ट्वीट कर उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान दिया और ये लिखा कि कुछ लोगों के लिए गोरे शासक अभी भी मालिक हैं, जिनका भारत पर अपना फैसला अंतिम है, ना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला या फिर भारत के लोगों की इच्छा।
भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से दूर नहीं हैं। वे लोग बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं। ये बयान दरअसल उनकी ओर से दिया गया था और ये भी उन्होंने कहा कि अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। वहीं इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि निष्पक्ष नहीं, मोदी के खिलाफ ये दुष्प्रचार है। इसके अलावा आपको बताएं कि MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ तौर पर इस पर सवाल उठाए और कहा, सवाल करते हुए कि क्या गोडसे पर बनी फिल्म बैन कर दी जाएगी। वहीं भारत में बीबीसी द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद लगातार हालांकि बना हुआ है और इस पर अब जिस तरीके से अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे स्वतंत्रता का मामला बताते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को उजागर करने का सही समय है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को दरअसल कहा कि वॉशिंगटन दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस का समर्थन करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उजागर करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। Again, I'm not familiar with the documentary you're referring to. I am very familiar with the shared values that connect the United States and India as two thriving, vibrant democracies. When we have concerns about actions that are taken in India, we've voiced those. We've had an occasion to do that, but we want first and foremost to reinforce those values that are at the heart of our relationship. वह ऋषि सुनक ने पीएम नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। आपको बताएं कि ऋषि सुनक ने बयान देते हुए दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव किया और पीएम पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बोलने से हालांकि ऋषि सुनक जो है बचते हुए दिखाई पड़े हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज से खुद को दूर कर लिया। यूके के राष्ट्रीय प्रसारक बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर दरअसल हमला करते हुए इसे प्रसारित किया था और इस डॉक्यूमेंट्री से काफी लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद चुनिंदा प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया गया और इसी को लेकर लगातार जो है बवाल मचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो घटनाक्रम इस पूरे मसले को लेकर सामने आ रहे, दरअसल कहीं ना कहीं बताता है कि ये जो मामला है एक बार फिर से अब तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से JNU से विवाद शुरू हुआ था डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाने को लेकर, अभी विवाद साफ तौर पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है। और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में आपको बताएं कि डॉक्यूमेंट्री जो लगातार जिसको लेकर विवाद बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ हलचल है, आपको सुनवाते हैं। The highest court, not just the highest court of land, so many judicial verdicts, including that of the highest court of the land. The timing, all these things will have to be taken into consideration. This is the time when India has assumed G20 presidency. Why this particular time has been chosen to bring out this scurrilous material? So you can't ignore these things, and particularly coming from a source who had predicted, who were ruling over us for 200 years. And they had predicted at the time of our freedom that India is simply not capable of preserving its freedom. So when these comments come from people like this, then one has to take it with a pinch of salt. BBC एक जाने माने एक ब्रॉडकास्टर है, सबको जानकारी है, और BBC की जो खबर की विश्वसनीयता पर किसी का अब तक तो कोई शक नहीं हुई थी, लेकिन हो सकता है इस गवर्नमेंट की BBC की जो खबर निकले वो खबर को बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए शायद वो बैन लगा दिए हैं। I can confidently say that it is one of the darkest chapters that has happened in this country's history. However, we have a Supreme Court, we have our own institutions, and finally I was speaking from my conscience, where I saw a certain narration that was happening in the last 3-4 days. And I do think that no matter what internal
differences we may have. We shouldn't let that be exploited by foreign entities. We shouldn't let that be exploited by external agencies to create division in this country. And I felt that we are going towards that dangerous trajectory, and hence I made a certain tweet. Like I said, in the big picture, there is nothing which is different than what the Congress is saying. However, I do feel that we shouldn't let our internal differences be exploited by people from outside. That is all. Well, I haven't, as I said, I have not spoken to Anil. He is somebody I have good regard for. He's a bright young man with I hope some very, very constructive ideas. Doesn't mean we have to agree on everything all the time. On this particular issue, I would not agree that our sovereignty is so easily affected. But as far as his resignation is concerned, he has not discussed it with me, so I don't think it's right for me to comment. I think that he's perfectly capable of speaking for himself. अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री वजीर आला जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से। अब दरअसल इस चिंगारी की शुरुआत कहां से हुई ये आपको बताते चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों बीबीसी की तरफ से 2002 में गुजरात दंगों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने हालांकि बैन कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके जेएनयू में इसे प्रसारित करने की तैयारी की गई थी, जिसे रोका गया। हालांकि कॉलेज प्रशासन पर बिजली काटने का आरोप लेफ्ट ने लगाया, लेफ्ट के छात्रों ने लगाया, लेकिन घटनाक्रम में कब, क्यों और क्या कैसे हुआ, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जेएनयू में हालांकि क्या हुआ ये आपको बताएं। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते बीबीसी की ओर से तैयार डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया है। ये गुजरात दंगों पर आधारित है। इसमें सीरीज के माध्यम से झूठे नैरेटिव फैलाने का आरोप है। इसी कड़ी में जेएनयू प्रशासन ने भी कैंपस में डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी मंगलवार देर शाम वामपंथी छात्रों के एक गुट ने मोबाइल पर सरकार द्वारा प्रतिबंधित इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की, जिस पर यह बवाल दरअसल शुरू हुआ था। इसके अलावा कैंपस में बवाल की शुरुआत कैसे हुई ये दरअसल अगर आपको बताएं तो छात्रों ने रात 9 बजे करीब स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के लॉन में डॉक्यूमेंट्री देखने की बात कही थी, लेकिन करीब रात 7:30 बजे अचानक तकनीकी खामी के कारण पूरे कैंपस की बिजली गुल हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंपस प्रशासन ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को रोकने के लिए ही बिजली और इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया। ये दरअसल आरोप कैंपस पर लगे कनेक्शन बंद कर दिया, जिसके बाद छात्र 9 बजे मोबाइल पर एक दूसरे को लिंक साझा करते हुए मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। इसके बाद हालांकि विवाद बढ़ा। और इसके अलावा आपको बताएं कि यूनिवर्सिटीज में आखिर तनाव क्यों फैला हुआ है, अगर इसकी बात की जाए तो अगर आपको बताने की कोशिश करें तो आपको बताएं कि दरअसल ये छात्रों का आरोप है कि सीरीज देखने के दौरान अंधेरे में उन पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चेहरा ढककर पथराव भी किया। इनमें से 2 छात्रों को उन्होंने पकड़ लिया। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष का कहना है कि एबीवीपी ने पथराव किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरे ओर पथराव को लेकर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का ये कहना है कि क्या आरोप लगाने वाले इन लोगों के पास कोई सबूत है, हमने पथराव किया, हमने कोई पथराव नहीं किया है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कैंपस में बवाल की शुरुआत आखिर कैसे हुई, क्यों जिस तरीके से ये मामला बार बार सामने आ रहा है, आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है। तो जेएनयू से दरअसल इसकी शुरुआत हुई और जेएनयू से शुरुआत होने के बाद कॉलेज में तनाव फैला। यूनिवर्सिटीज में आखिर तनाव क्यों फैला हुआ ये दरअसल हम आपको बता रहे हैं। और ये साफ तौर पर आपको बताएं कि लोगों का ये कहना है, छात्रों ने दरअसल सवाल पूछे हैं कि छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के ऐलान के साथ जेएनयू प्रशासन को नोटिस दिया और 3 सवाल पूछे, और जिसमें पहला सवाल ये था कि विश्वविद्यालय प्रशासन बताए कि जेएनयू एक्ट में कहाँ लिखा है कि यदि किसी फिल्म की स्क्रीनिंग होती है तो ये नियमों की अवहेलना है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि जेएनयू प्रशासन बताए कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी फिल्म को देखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति लेने की जरूरत है। तो वही तीसरा सवाल ये है कि जेएनयू प्रशासन ने किस एक्ट के आधार पर छात्रों को ये नोटिस जारी किया।
आखिर में छात्रों ने लिखा कि यहाँ पर शामिल होने वाले सभी छात्र अपनी मर्जी से पहुंचे थे। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। तो तमाम सवाल जो हैं साफ तौर पर छात्रों ने पूछे हैं, लेकिन लगातार जो तनाव है वो बना हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली से लेकर आपको बताएं कि हैदराबाद तक इस तनाव की चिंगारी दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि अब जिस तरीके से जेएनयू डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो जेएनयू में बवाल शुरू हुआ था, अब ये बवाल बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि अब बीबीसी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर साफ तौर पर, चाहे वो राजनीतिक गलियारे की बात की जाए, चाहे फिर जो कॉलेज में छात्र नेता है वो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मामले को तूल देने की लगातार कोशिश की जा रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अब जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है वो कब तक खत्म हो पाता है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।